सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक अन्य छोटे टॉपिक मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और गोनाड की स्ट्रक्चर समझी, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ा। आज हम थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया का डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है और जिस संरचना का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया से होता है इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होते हैं और बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी संख्या के अंदर इनमें निर्माण होता है। लेकिन इन स्पर्मेटोसाइट्स में से कुछ वृद्धि करने लगते हैं और माइटोसिस नहीं करते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने लगता है और इनके अंदर मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया होती है। इससे बनने वाले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकंड होते हैं, जिससे हाफ नंबर क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये अब बनते हैं, उनको स्पर्मेटेड बोलते हैं। और इन स्पर्मेटेड के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आकारिकी और कारिकीय परिवर्तन होते हैं, जिससे कि एक सक्रिय स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, जैसे कि इस चित्र के अंदर अपने को दिख रहा है। सबसे ऊपर जो टेस्टिस गोनाड होती है उसकी जर्मिनल एपिथीलियम होती है। ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है यहाँ पाई जा रही है। सबसे पहले जो स्टेम सेल्स में स्ट्रक्चर पाई जाती है 2n, इसे हम स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर को, और मल्टी बहुवचन में से हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके अंदर माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। माइटोसिस से इनके अंदर बनने वाली सेल्स को टाइप बी सेल्स कहते हैं, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, जो कि टाइप ए से बनते हैं। टाइप ए और टाइप बी दोनों के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और टाइप ए के अंदर माइटोसिस होता है। अब कुछ टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जो माइटोटिक प्रोसेस होता है वो डिलेड हो जाता है या रुक जाता है, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म का ऑक्यूमुलेशन होता है और इन संरचनाओं को अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये ग्रोथ फेज है। सबसे पहली अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाई, दूसरी अवस्था ये ग्रोथ फेज कहलाई। ग्रोथ फेज के अंदर भी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। अब आप देखिए, इन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होते हैं वो एक तीसरी अवस्था में एंटर करते हैं, इसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं। मैच्योरेशन में मियोसिस 1 जो होता है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, तो 2n नंबर मियोटिकली डिवाइड होता है। तो मियोसिस के अंदर हास विभाजन होता है, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन होने के कारण से जो 2n नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट है ये n नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोटिक सेकंड होता है। ये जो मियोटिक सेकंड होता है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और अर्ली स्पर्मेटिड का जो आकार और आकृति होती है वो लगभग समान होती है। तो इक्वल न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग मैच्योरेशन फेज, जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 होते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटेड का निर्माण होता है, जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो
अब ये जो स्पर्मेटिड बन जाते हैं, इन स्पर्मेटिड के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। टेल का निर्माण हो जाता है, स्पून शेप्ड हेड बन जाता है, हेड, नेक, टेल और एंडफिस स्पर्म बन जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन कहलाते हैं। अब ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, तो उसके अंदर बाद के अंदर कुछ परिवर्तन होता है स्पर्मेटिड के अंदर। ये जो स्पर्मेटिड के अंदर परिवर्तन होता है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर एक जो स्पर्मेटिड होता है वो रूपांतरित होकर एक सुविकसित पूंछ युक्त हेड, मिडपीस और टेल युक्त स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म एक्टिव होता है। स्पर्मेटिड एक वेल साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम न्यूक्लियस के ऊपर विकसित होता जाता है और विकसित होकर एक्रोसोम का निर्माण कर देता है। तो गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बनता है, न्यूक्लियस के अंदर वाटर कंटेंट बाहर निकल जाता है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है, ये भी मैंचेट के रूप में विकसित हो जाता है। खूब सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में छितरे हुए होते हैं वो एक जगह स्थित होकर मिडल पीस का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये हायर एनर्जेटिक एरिया होता है स्पर्म का। इस प्रकार स्पर्म के अंदर साइटोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। स्पर्म के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है वो एक्रोसोम का निर्माण करती है, न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियस बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया खूब सारे इकट्ठे होकर माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज़ बनाते हैं, बॉडीज़ बनाकर ये मिडपीस में अरेंज हो जाते हैं। ये हायर एनर्जेटिक एरिया होता है, इसको नैमेनकॉर्न रीजन कहते हैं। और अतिरिक्त जो साइटोप्लाज्म होता है वो गोल्जी बॉडी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सेसिव साइटोप्लाज्म होता है और कुछ मिडपीस के बाहर जम जाता है। और सेंट्रियल होता है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियल के रूप में अरेंज हो जाता है। डिस्टल सेंट्रियल लंबी पतली टेल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक गोल स्पर्मेटिड के द्वारा एक्टिव विद टेल और बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म की जर्नी होती है वो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जब एंड होता है तो ये प्रोपल्शन, एक वीर्य के अंदर लिक्विड मीडियम के अंदर प्रोपल्शन होता है। तो ये स्पर्म जो होता है रेटिटेस्टिस की भित्ति के अंदर चिपके रहते हैं। रेटिटेस्टिस जो कि एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक कि पहुँचने के बाद स्पर्म मूवेबल स्वयं नहीं होता, उसकी टेल मूव नहीं कर सकती। एपिडिडाइमिस के अंदर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है ये स्पर्मेटोजोआ को फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल कर देते हैं। तो क्रियात्मक रूप से जो सक्रिय स्पर्मेटोजोआ होता है वो एपिडर्मिस में पहुंचने के बाद होता है। यहाँ आने के बाद में जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक मैच्योरिटी अटेन होती है, एक परिपक्वता प्राप्त होती है कि अब एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद में जो स्पर्म होता है वो एग को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यदि एपिडिडाइमिस में पहुंचने के लगभग 4-5 दिन के दरमियान यदि इजैकुलेशन हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा 3-4 दिन के स्टोरेज के बाद ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी के द्वारा पुराने शुक्राणु नष्ट कर दिए जाते हैं। ये कोशिका भक्षण क्रियाएं होती है जिसके द्वारा समाप्त हो जाते हैं और फिर नए शुक्राणु बनकर आ जाते हैं। जबकि इजैकुलेशन की जब प्रक्रिया होती है इजैकुलेशन की प्रक्रिया होती है उस समय रैपिड पेरिस्टाल्सिस, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है एपिडिडाइमिस में, वासा डिफरेंस में। तो वासा डिफरेंस और एपिडिडाइमिस में क्रमाकुंचन की क्रिया से ये जो स्पर्म्स होते हैं लाखों की संख्या में मूव होते हैं और एसेसरी ग्लैंड के थ्रू बाहर निकलकर जो फीमेल की वेजाइना होती है उसके अंदर आ जाते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद वेजाइना में लगभग 25% शुक्राणुओं की मात्रा, जो कि वेजाइना के अंदर एसिटिक सीक्रेशन होता है, अम्ल
टॉक्सिकता का वातावरण होता है उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद टेल फंक्शन हो जाती है। ट्रेल में प्रपल्सन यानी कि ऐसे मूवमेंट की क्रिया शुरू हो जाती है और स्पर्म जो यूट्रस का मुंह होता है जिसे हम उसे सर्विक्स कहते हैं उसके थ्रू सर्वाइकल कैनाल के अंदर एंटर होकर गर्भाशय के अंदर पहुंच जाते हैं। अब शुक्राणु लाखों की तादाद के अंदर वीर्य के साथ आते हैं। उनमें से लगभग आधे शुक्राणु यूट्राइन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वो स्विम करते हैं। कुछ राइट ट्यूब के अंदर स्विम करते हैं, कुछ लेफ्ट ट्यूब के अंदर स्विम करते हैं। इस प्रकार दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर शुक्राणु स्विम करके पहुँचने लगते हैं। हजारों शुक्राणु जो मूव करते हैं उनमें से केवल एक शुक्राणु अंडाणु को फर्टिलाइज कर पाता है। लगातार यूट्राइन ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर ये मूव करते आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जो यूट्राइन ट्यूब की सीलिया होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, उसके जो सीलिया होते हैं उनके भी फ्लैजेलर मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट स्पर्म को मूव करने में हेल्प करते हैं। इस दौरान शुक्राणु के ऊपर का जो एक्रोसोम होता है वो एक्टिव होता है और जब अंडाणु के पास शुक्राणु पहुंचने लगता है तो एक्रोसोम के द्वारा लाइसोजाइम या जिसे हम एक्रोसिन कहते हैं या मैमेलियन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहते हैं, ये एक्रोसोम के द्वारा स्त्रावित होते हैं। इनके स्त्रवण से ये जो एंजाइम होता है इसके स्त्रवण से ये जो एक्रोसिन एंजाइम होता है इसके स्त्रवण से अब ओव्यूम के ऊपर की लेयर डिसॉल्व होने लगती है ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो ये प्रक्रिया होती है इसके बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। हम आगामी व्याख्यान के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, किस प्रकार से स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।